गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसके बारे में। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिछले 2 वीडियोस हैं उसमें हमने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि भूगर्भीय तरंगों के माध्यम से हम किस प्रकार से ये बता सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है, उनका घनत्व में अंतर है। तो ये सब के आधार पर और अन्य स्रोतों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वास्तव में पृथ्वी की संरचना है कैसी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाने के लिए बताने का प्रयास जो किया है बहुत से भूगर्भ शास्त्रियों ने, बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने किया है। इसमें जो प्रमुख नाम है वो है आपका एडवर्ड स्वेस, डेली, आर्थर होम्स, वांडर ग्रोट, जेफरीज, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने का प्रयास किया। अभी क्लास में मैं आपको स्वेस का जो और होम्स का वर्गीकरण बताऊंगा। उसके बाद में हम एक जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, जनरल वर्गीकरण देखेंगे, सामान्य वर्गीकरण देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। देखो, स्वेस अपना जो वर्गीकरण देते हैं उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि जो सबसे ऊपरी परत है वो एक तलछट से निर्मित है, सेडिमेंट से निर्मित है, और उसके नीचे 3 सकेंद्रीय परतें, 3 कॉन्सेंट्रिक जोन्स पाए जाते हैं। जो सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे जो तलछटीय परत है जिसको बोलते हैं वो, इसमें परतदार शैलें पाई जाती हैं, परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की गहराई और घनत्व बहुत कम होता है, और यहाँ की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जहाँ पर भी मैं घनत्व की बात करूँगा उसकी यूनिट होगी यहाँ पे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और ये इसका जो निर्माण हुआ है उसमें सिलिका, फेल्सपोर, अब्रक की अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके नीचे जो है स्वेस 3 प्रकार की परतें बताते हैं। कौन कौन सी है वो है सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे। अब हमें डिटेल में देखते हैं सियाल के बारे में, सीमा के बारे में और निफे या कोर के बारे में। तो देखो, सबसे ऊपर है सियाल। इसकी विशिष्ट संरचना के कारण इस परत का नामकरण सियाल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस परत में SI मतलब सिलिका और AL मतलब एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता देखने को मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सियाल। यहाँ की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व है 2.7 से लेकर 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक। और यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो होती हैं ग्रेनाइट और नीस। और ये जो ग्रेनाइट और नीस है ये आपकी अम्लीय प्रकार की चट्टानें हैं। इन चट्टानों की जो प्रकृति है वो एसिडिक या अम्लीय है ना। तो ये हो गया आपका इनके बारे में कुछ डिटेल्स। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस परत की जो गहराई है वो 50 से 300 किलोमीटर के आसपास है। 50 से 300 किलोमीटर के आसपास इसकी सियाल की गहराई आंकी गई है। और ये जो सियाल है इससे तुम्हारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। महाद्वीपीय भागों का निर्माण किससे हुआ है? सियाल के माध्यम से हुआ है। सियाल के बाद में चलते हैं सीमा के बारे में। सीमा, सियाल के जस्ट नीचे पाई जाती है सीमा। सीमा जो है ये मिलके बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सीमा। सिलिका और Ma मतलब मैग्नीशियम से लिया गया है। वैसे मैग्नीशियम का जो वो है वो Mg है, बट Ma लिखा है तो उसका मैग्नीशियम का शॉर्ट इनिशियल्स लिए हैं Ma, तो सीमा हो गया। ठीक है, अब उसी सियाल जैसे हमने पढ़ा उसी भांति हम देखते हैं कि जो सीमा है वो किस प्रकार से बनी है। तो वो बनी थी आपकी ग्रेनाइट और नीस से सियाल, और तो जो सीमा है वो आपकी बनी है बेसाल्ट और गैब्रो से। ठीक है, बेसाल्ट और गैब्रो से क्या बनी है? आपकी सीमा बनी है। इस परत का जो घनत्व है वो कितना है? उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये गहराई पे है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। हमने ऑलरेडी क्लास में ये डिस्कस किया था। और इस परत का जो घनत्व है वो कितना है? 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक इसका पाया जाता है। 2.9 से लेके 4.7 तक ये इसका घनत्व है। यह परत महाद्वीपों के निचले भाग में फैली है और ये जनरली महासागरीय तली का निर्माण करती है। ठीक है, स्वेस मानते हैं कि
सियाल से निर्मित महाद्वीपीय सीमा जो है वो आपकी सियाल से निर्मित महाद्वीप जो हैं वो सीमा पर तैर रहे हैं। मतलब ये ऊपर सियाल है और नीचे सीमा है, तो जो सियाल है ना वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तब आप जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ोगे, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ोगे, तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत जो विश्व पूरी पृथ्वी है वो बहुत सी परतों से प्लेट से निर्मित है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो महाद्वीपीय भाग हैं वो सियाल से निर्मित हैं जो सीमा के ऊपर फ्री फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे। सीमा के बारे में अभी इतना ही काफ़ी है कि सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। इसका घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 तक होता है। यहाँ बेसाल्ट और गैब्रो पाए जाते हैं। इसकी जो नेचर है वो क्षारीय प्रकृति का है। ये इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, क्षारीय प्रकृति की होती है, और ये आपकी महासागरीय तले को बनाती है। साथ ही जो जब जो लावा उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो लावा होता है वो यहीं से प्राप्त होता है। मतलब जो लावा सोर्स है, लावा का जो स्रोत है वो कहाँ पे है, सीमा में पाया जाता है। इसके बाद में तीसरी जो परत है वो है निफे। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें पाया जाता है निकिल और फेरस, मतलब निकिल और लोहा। ठीक है, इसी कारण से इसको बोलते हैं निफे। इसकी संरचना भारी पदार्थों से हुई है, भारी खनिजों के मिश्रण से हुई है, क्योंकि निकिल और लोहा दोनों ही भारी खनिज हैं। यहाँ का जो औसत घनत्व है वो सर्वाधिक है, कितना है, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और लोहे की अधिकता के कारण यहाँ पर इस परत में चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। और इस परत का विस्तार 2000 किलोमीटर से लेकर जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया सियाल, सीमा और निफे, जो आपकी स्वेस ने वर्गीकरण दिया था उसके अनुसार। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो वर्गीकरण देखेंगे, हम देखेंगे होम्स का वर्गीकरण। होम्स क्या करता है, होम्स क्या कहते हैं, होम्स जो भूगर्भ में दो परतें बताते हैं। पहली है क्रस्ट और दूसरी है सबस्ट्रेटम, भूपर्पटी और अधोस्तर। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो क्रस्ट है उसमें सम्मिलित करते हैं सियाल और सीमा का ऊपरी भाग, और जो नीचे वाला है वो है आपका सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम में वो करते हैं लोअर सीमा और निफे। तो जैसे मैं बोलूं कि ये सियाल है, फिर सीमा है और तीसरा निफे है, ये तीन परतें आपकी बताई हैं स्वेस ने। ये होम्स क्या करते हैं, सियाल प्लस सीमा का ऊपरी भाग, ये इसको शामिल करते हैं क्रस्ट में। उसके अलावा सीमा का निचला भाग प्लस निफे, इसको हम किस में करते हैं, सबस्ट्रेटम या अधोस्तर में। ठीक है, तो ये होम्स का वर्गीकरण है। अभी हम देखते हैं एक सामान्य वर्गीकरण, जिसको नवीन मान्यता या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सर्वमान्य वर्गीकरण है वो देखते हैं। इसमें बहुत से जो जैसे भूकंपीय तरंगे हो गई है ना, उनका मार्ग हो गया, उनकी गति हो गई, इसके अलावा और भी जो लावा निकलता है पृथ्वी के अंतरतम से उसके आधार पर, और अन्य जो साधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधन है उनके आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमें पता लगा है, उसके आधार पर हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको 3 मंडलों में विभाजित करते हैं। वो 3 मंडल या 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके बाद में है मेंटल, और सबसे अंदर है कोर या क्रोड। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। सबसे ऊपर हम पढ़ेंगे क्रस्ट, उसके बाद में आएगा आपका मेंटल, और सबसे अंदर होगा कोर। क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं, मेंटल को बोलते हैं प्रावार, और कोर को बोलते हैं भूक्रोड या कोर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 3 मंडल बना रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको भी फिर हम छोटे छोटे और पार्ट्स में बांटेंगे, उपविभागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट क्या होता है। तो देखो, क्रस्ट जो है ये आपका सबसे बाहरी परत है, जिसको भूपर्पटी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है भूपर्पटी, मतलब भू के ऊपर की जो पर्पटी है या क्रस्ट है या जो लेयर है वो, ये इसकी जो गहराई होती है महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, और महासागरों के नीचे इसकी गहराई बहुत कम मिलती है, 5 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है।
भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इसे दो उपविभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि भूकंपीय तरंगें होती हैं पी और एस, इसके आधार पर हम देख रहे हैं प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। तो इन दोनों के कुछ लक्षण होते हैं इन तरंगों के, जैसे पी वेव्स हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गतिशील होती हैं, और एस वेव्स जो हैं वो केवल और केवल किस में गति करती हैं, सॉलिड या ठोस में। ठीक है, तो भूपर्पटी में आप देखोगे कि यहाँ पर पी और एस दोनों ही किरणें, तरंगें देखने को मिलती है। इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगता है कि ये जो भूपर्पटी है आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो ऊपरी परपटी है, अपर क्रस्ट है, उसका घनत्व थोड़ा कम है, जो निचली परपटी है उसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। देखिए, इसका घनत्व है 2.8 और ये आपका निर्मित हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों से। इसमें पी तरंगों की गति होती है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, ऊपरी परपटी को जब लोअर परपटी से या निचली परपटी से आप कंपेयर करोगे तो उसका घनत्व ज़्यादा मिलेगा आपको। ज़्यादा मिलेगा इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर पी तरंगों की जो स्पीड है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, जो ऊपरी परपटी है, पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रेनाइट की परत का अस्तित्व काफ़ी मोटाई तक, काफ़ी गहराई तक होता है, जबकि महासागरीय क्षेत्रों में ये तली बहुत ही पतली देखने को मिलती है। लोअर परपटी देखिए, घनत्व इसका बढ़ गया, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में पी तरंगों की गति भी बढ़ जाती है, 6.9 हो गई है यहाँ पे। ठीक है, महासागरीय बेसिनों का निर्माण बेसाल्टिक सेलों से हुआ है। तो जो बेसाल्टिक सेल हैं वो किस प्रकार के हैं, वो लोअर क्रस्ट से बने हैं। जो ऊपरी क्रस्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट, और जो लोअर परपटी है उसमें मिलेगा बेसाल्ट या गैब्रो। ठीक है, और ये जो है वो मोहरोविसिक ऐसांतत्य से ऐसांतत्य तक विस्तृत है। मोहरोविसिक ऐसांतत्य या मोहो ऐसांतत्य क्या होता है वो हम आपको इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद में आपको समझाएंगे। अब देखिए, आता है मेंटल। अब मेंटल क्या होता है, भूपर्पटी के नीचे, मतलब जो मोहो असंबद्धता है वहाँ से लेके एक दूसरी असंबद्धता है, उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। देखिए, एक है मोहो असंबद्धता और एक है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता, इन दोनों के बीच में जो है वो पाई जाती है आपकी मेंटल। ठीक है, गुटेनबर्ग असंबद्धता की जो गहराई होती है वो होती है 2900 किलोमीटर। और मोहो असंबद्धता आपकी कहाँ पाई जाती है, जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के जो बीच है, मतलब क्रस्ट, देखिए ये हो गया क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे हो गया मेंटल और सबसे नीचे हो गया कोर। क्रस्ट को मैंने 2 भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ठीक है, मेंटल को भी 2 भागों में बांटूंगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो ऐसांतत्य का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पदार्थों की प्रकृति में परिवर्तन आता है, तो क्या होता है, उसके वजह से जो भूकंपीय तरंगें हैं उनकी भी गति बदलती है, उनकी दिशा बदलती है। इस कारण से एक जोन उत्पन्न, एक क्षेत्र होता है जिसमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है, वो होता है आपका असांतत्य या डिसकंटिन्यूटी। मतलब जो कंटिन्यूटी है उसमें एक ब्रेक आता है, तो उसके ब्रेक आने के कारण से वहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं जो भूकंपीय तरंगों के, वो परिवर्तित होते हैं, और वो जो लाइन है, वो जो जगह है, वो जोन है, वो आपका कहलाता है असांतत्य। तो जैसे क्रस्ट देखेंगे आप, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असांतत्य है उसको हम कहते हैं मोह असांतत्य या मोह असंबद्धता। कहाँ मिलेगी आपको, निचले क्रस्ट में और ऊपरी मेंटल में, या कहें तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में वो आपको मिलेगी। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है वो कहलाती है मोह असंबद्धता। ठीक है, और मेंटल का जो लोअर मेंटल है, मेंटल का जो एंड है, वहाँ पे जो असंबद्धता है वो आपकी कहलाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो कहाँ तक विस्तृत है, 2900 किलोमीटर तक। तो मेंटल कहाँ से कहाँ विस्तृत होता है, मेंटल है आपका मोह असंबद्धता से लेके गुटेनबर्ग असंबद्धता तक। ठीक, ये इसमें बताया गया है। अब मेंटल को हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल। देखिए, भूपर्पटी के निचले भाग और ऊपरी मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता क्षेत्र से लेके इसकी गहराई लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, इसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में जो होता है, उस समय पे भूकंपीय लहरों की गति मंद हो जाती है। इस गहराई में
100 से 200 किलोमीटर की जो डेप्थ है उसमें भूकंपीय लहरों की गति कम मिलती है, जिसके वजह से इसको बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी, निम्न गति का मंडल। ठीक है। और जब आप भूकंपीय लहरों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अधिकांश जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो ऊपरी मेंटल में ही उत्पन्न होते हैं। अब देखते हैं लोअर मेंटल, निचला मेंटल क्या है। निचला मेंटल क्या है, इसकी मोटाई 1900 किलोमीटर मानी गई है, मतलब 1000 तक तो आपका अपर मेंटल है और 1000 से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका ये निचला मेंटल विद्यमान है। ठीक है। जैसे आप मेंटल देखोगे तो अपर मेंटल आपका 1000 किलोमीटर तक है, मतलब जो निचला क्रस्ट है, निचले क्रस्ट से लेके 1000 किलोमीटर तक क्या है, ऊपरी मेंटल। और 1000 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक क्या विस्तृत है, निचला मेंटल या निम्न प्रावार। मेंटल का हिंदी में बोलते हैं प्रावार। ठीक है। निचला मेंटल विस्तृत है। और 2900 किलोमीटर पे मैंने क्या बताया, कौन सी डिसकंटिन्यूटी या कौन सी असंबद्धता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता है। और 2900 के नीचे क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, कोर या भूक्रोड। ठीक। अब जो निचला मेंटल है उसका घनत्व कितना है, 4.5 से लेकर 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है। तो ये आपका हो गया लोअर मेंटल। अब बात करते हैं भूक्रोड की या कोर की। देखिए, भूक्रोड का या भूकोर का विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से लेके, मतलब 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होता है ये, जो मैंने कहा गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेके पृथ्वी का जो केंद्र है वहां तक, तो इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई होगी लगभग 3471 किलोमीटर के आसपास। और इसका घनत्व है आपका 8 से 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास। मतलब सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, भूक्रोड का है। यहाँ पर पी तरंगों की गति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसका घनत्व बढ़ रहा है। और भूकंपीय तरंगों में के व्यवहार में इसमें यहाँ पर भी आपको अंतर देखने को मिलता है। इसके आधार पर इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं, पहला है आउटर कोर, और जो इसके नीचे वाला है वो कहलाएगा इनर कोर। बाह्य क्रोड या आउटर कोर, इसके जस्ट अंदर वाला जो होगा, जो केंद्र में होगा, वो कहलाएगा इनर कोर या आंतरिक भूक्रोड। जो बाह्य भूक्रोड है इसका विस्तार है आपका 2900 किलोमीटर से लेके 5150 तक। ठीक है। 2900 किलोमीटर से लेके 5150 या लगभग 5100 के आसपास तक यहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पी तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं आउटर कोर में। आउटर कोर में पी तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि ये जो भाग है आउटर कोर है ये तरल अवस्था में है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे एस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं, सेकेंडरी तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इससे क्या पता लगेगा कि ये जो क्षेत्र है ये तरल अवस्था में है, क्योंकि जो एस वेव्स हैं या सेकेंडरी वेव्स हैं वो केवल और केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। ठीक है। तो आउटर कोर कैसा हो गया, तरल अवस्था में हो गया। इसके बाद में सबसे जो अंदर है वो कहलाता है इनर कोर। इनर कोर की मोटाई कितनी है, 5150 के बाद में तो लगभग 1221 किलोमीटर के आसपास है। 5150 से लेकर 6371 जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ तक ये विस्तृत है। और यहाँ पे एस तरंगों की गति पुनः तेज हो जाती है। देखो यहाँ आउटर कोर में तो पी जो है उसकी गति कम हो जाती है क्योंकि ये तरल अवस्था में है, और जैसे ही ये इनर कोर में आता है तो पी तरंगों की गति वापस से बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या कहा जा सकता है कि ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह परत ठोस अवस्था में विद्यमान है। ठीक है। तो ये आपका हो गया, जो कोर हो गया वो इनर कोर और आउटर कोर हो गया। अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे ऊपर है क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बांटा हमने। उसके बाद में मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और कोर है आपका आउटर कोर, बाह्य कोर या आंतरिक कोर। तो देखिए आपका आप देखोगे 30 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर, मतलब लगभग 50 भी मान सकते हो आप इसको,
50 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका क्या विस्तृत है, मेंटल विस्तृत है। 50 किलोमीटर से ऊपर आपका क्या है, 0 से 50 आपका क्रस्ट है, क्रस्ट हो गया। उसके बाद में आपका हो गया मेंटल, 50 से 2900 के आसपास आपका हो गया मेंटल। और 2900 किलोमीटर से लेके पृथ्वी का जो केंद्र है 63-71 जो माना हमने किलोमीटर, यहाँ तक आपका विस्तृत क्या है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया आपका कोर या क्रोड। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को हमने दो भागों में बांटा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी हमने दो भागों में बांट लिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और कोर को बांटा हमने आउटर कोर और इनर कोर। आप देखोगे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होती जा रही है। मेंटल का घनत्व आपने लगभग 4.3 से ऊपर है, कोर का घनत्व 5.5 से ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें कि घनत्व जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये जो थे आपके हमने ये देखा। तो जैसे दूसरे एक डायग्राम और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कहेंगे हम मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता। प्रावार और मेंटल और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है वो है आपकी मोहो असंबद्धता। इसी प्रकार से जो मेंटल और कोर है उसके बीच में जो असंबद्धता है, ये देखिए, ये मेंटल यहाँ पे ब्लू कलर में है, डार्क ब्लू है, रॉयल ब्लू है, और ये ओशनिक ब्लू या टर्कोइज कलर है, उसमें है आपका ये कोर। ये कोर आउटर कोर है, ये इनर कोर है। तो यहाँ पे जो ये असंबद्धता है इसको कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। ये किसके बीच में है, ये मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से जो बाह्य और आंतरिक कोर है, ये आंतरिक कोर है, ये बाह्य कोर है, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता है, इस असंबद्धता को हम कहते हैं लहमैन असंबद्धता, लहमैन की असंबद्धता या लहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो 3 मेजर डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर जो क्रस्ट, आपका क्रस्ट और नीचे जो वो है मेंटल है, उसके बीच में मोहो मिलेगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो। उसके बाद में लेमैन ये आपकी गुटेनबर्ग, और सबसे नीचे है आपकी लहमैन। तो ये असंबद्धताएं हैं। घनत्व में अंतर आप देख सकते हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब एक बार फिर से मैं आपको ये असंबद्धता का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। देखो, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। असंबद्धता का आशय ऐसे सतह से है जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की गति अचानक परिवर्तित हो जाती है। और यह परिवर्तन क्यों होता है? यह परिवर्तन होता है पृथ्वी की भौतिक रासायनिक संरचना में आए परिवर्तन की वजह से। क्योंकि जब पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनकी भौतिक रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो इसी वजह से जो भूकंपीय तरंगें गमन करती हैं पृथ्वी के सतह से या पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो उनकी स्पीड और अन्य कैरेक्टर्स में परिवर्तन आता है। ये भूकंपीय असंबद्धता का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। अब कुछ प्रमुख जो असंबद्धताएं हैं, कुछ प्रमुख डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, वो निम्न हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें है मोहो, गुटेनबर्ग और लहमैन। इसके अलावा कोनार्ड और रैपिटी भी हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। तो देखिए, मोहो असंबद्धता मैंने जैसे कि बताया आपको, जो आंतरिक क्रस्ट है और बाह्य मेंटल है। ठीक है, क्रस्ट, ये आप सिंपली याद रखिए कि जो मोहो असंबद्धता है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग विषय जो है वो है आपकी मेंटल और कोर के बीच में है। और जो लहमैन असंबद्धता है वो आपकी आउटर कोर और इनर कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो कोनार्ड जो है वो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में, बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट के बीच में है। और जो रैपिटी है वो जो मेंटल के 2 परतें बताई मैंने आपको, उन दोनों के बीच में, बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच आपको देखने को मिलती है। इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है ये आपका लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। और जो लहमैन असंबद्धता है, जो लहमैन असंबद्धता है वो आपको मिलती है, देखिए इस डायग्राम में, 5150 पे। जहाँ पर आउटर कोर और इनर कोर मिल रहे हैं वहाँ पे ये है आपकी लहमैन असंबद्धता। जहाँ पर मेंटल और कोर मिल रहे हैं वहाँ पर आपकी है
गुटेनबर्ग असंबद्धता, और जहाँ पर कोर, क्रस्ट और मेंटल मिल रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको मिलेगी मोहो असंबद्धता। ठीक है, तो ये आपकी 3 असंबद्धताएं हैं मेन जो हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मोहो के ऊपर कोनार्ड मिलती है, और रेपिटी जो है वो बाह्य मेंटल और इनर मेंटल, आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच में देखने को आपको, लोअर मेंटल और अपर मेंटल जिसको बोलते हैं, उनके बीच में देखने को ये मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पृथ्वी की चट्टानें, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं पृथ्वी की, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, और जो शैल चक्र है या चट्टानी चक्र है वो क्या होता है, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।